गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। इनफैक्ट अब गुड इवनिंग है, लेकिन आपके साथ तो जब जग जाए तभी सुबह। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। रात के 8:55 हो चुके हैं और मैं हाजिर हूँ जी दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। आप जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा मूल रूप से करेंगे। रंजीत सिंह राजू जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम मूल रूप से जिन खबरों पर केंद्रित रहेंगे उनमें यह है कि बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। जिसने बड़े जोर शोर से 2-3 दिन पहले आंदोलन शुरू किया था दफ्तर बंद करने को लेकर सरकार के खिलाफ, वो बैकफुट पे है। राजेश गंगोत्रा जी, आपका भी स्वागत है। शिल्पा जी, शैलजा जी, आपका भी स्वागत है। इसके बाद आपको बताएंगे चयन आयोग में जो सस्पेंशन हुई है उसके बाद आगे क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। और आपको यह भी बताएंगे कि जयराम को एलओपी का दर्जे की अधिसूचना जारी हो गई है और कोरोना की क्या स्थिति है। दलाई लामा से के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे 11 विदेशियों को कोविड पॉजिटिव पाया गया। उनमें जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, लेकिन अभी BF7 है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उधर मनाली में और शिमला में, धर्मशाला में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। कुछ और खबरों की ओर भी चर्चा करेंगे एक एक करके। आप जुड़िए जल्दी से जल्दी। फिर शुरू करते हैं। डिम्पल नेगी जी, राणा जी, कल संडे मनाया राणा जी इसलिए नहीं आए। होशियार सिंह मेहता जी, देवेंद्र सेन जी, सुनील शर्मा जी, योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तो आज जो पहली खबर हम लेंगे वो यही लेंगे। सुरेंद्र ठाकुर जी, संदीप जी, अशोक बकारिया जी, सुभाष राणा जी। आपको याद होगा कि 500 से अधिक कार्यालयों को डी नोटिफाई करने के लिए, अभी 800 तक ये मामला जा सकता है, लेकिन अभी 500 से अधिक हुए हैं। उनको डी नोटिफाई करने से बीजेपी भड़क गई थी और उसने कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया था। जगह जगह पे धरने प्रदर्शन हुए और गवर्नर को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ज्ञापन भी भेजे गए। लेकिन इसी जोश में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसी गलती कर दी जिसके चलते अब पूरी की पूरी बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर आ गई। दरअसल 2 रोज पहले जब जसवां परागपुर में ऐसे ही मामले को लेकर, क्योंकि वहां पे एसडीएम के 2 कार्यालय खुले थे, एक परागपुर में और एक जसवां वाला एरिया कोटला बेड़ में, उनको भी डिनोटिफाई कर दिया गया था। तो उसके खिलाफ जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में कुछ ऐसे नारे लगे जो बहुत ही शर्मनाक थे। ये मुख्यमंत्री की पत्नी को संबोधित करते हुए इस तरह के नारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए, जिनका जिक्र भी हम और आप करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वहां वो नारे लगातार लगते रहे। उसमें भी दिक्कत ये रही कि जो वहां के विधायक हैं, पूर्व में जो मंत्री रहे हैं विक्रम ठाकुर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोका नहीं। अब उन्होंने जानबूझ के नहीं रोका या उनका ध्यान इस ओर को नहीं गया, ये हम नहीं कह सकते। उनको जो है लेकिन देखा नहीं गया कि कार्यकर्ताओं को रोकते हुए, और वो नारे लगातार लगते रहे। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, नारे वायरल हो गए और अब इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। जो बीजेपी जोर शोर से कांग्रेस के खिलाफ सेशन शुरू होने से पहले ही जुट गई थी, अब उसके लिए दिक्कतें हो गई हैं। उन नारों को लेकर, उन अभद्र नारों को लेकर लगभग आधा दर्जन जगहों पर विक्रम ठाकुर और दूसरे बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR हो चुकी है। ऐसे में अब ये सांप बीजेपी के गले पड़ता नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि गए थे नमाज छुड़ाने, उल्टे रोजे गले पड़े। तो जोश जोश में बीजेपी के साथ ऐसा हो गया क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं ने होश खो दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि सियासत में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। लगातार यहां ऐसा होता रहा है। आपको याद होगा कि पहले भी मुकेश अग्निहोत्री की बेटी पर कुछ अवांछित टिप्पणी की गई थी और उसके बाद मामला खूब उछला था। मामला कहीं और तक भी गया था। लेकिन शुचिता और भाषा की मर्यादा जब टूटती है तो कई दिक्कतें होती हैं। अब दिक्कत यही हो रही है कि जिस बीजेपी के साथ आम जनता इसलिए खड़ी हुई लग रही थी कि हाँ उसके दफ्तर बंद नहीं होने चाहिए। हालांकि दफ्तर बंद करने का मामला ये नहीं है कि हमेशा के लिए बंद हो गए। उनको जो है बाकायदा उनकी फिजिबिलिटी जांच कर दोबारा खोला जा सकता है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो डी नोटिफाई हो गया दोबारा नहीं खोलेगा। जहां जिसकी जरूरत होगी वो खोलेगा। लेकिन 3000 करोड़ रुपए के दफ्तर बिना किसी बजटीय प्रावधान के खोल दिए गए, तो ऐसे में सरकार के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। ये भी आपके लिए बता दें, 3000 करोड़ के जो दफ्तर थे, 3000 करोड़ का जो विकास था, वो बीजेपी ने लास्ट के चंद दिनों में किया। जबकि जयराम ठाकुर जी ने जब पिछली बार दफ्तर नोटिफाई किए थे वीरभद्र सिंह सरकार के, और तब कांग्रेस ने हल्ला मचाया था, तो जयराम ठाकुर ने कहा था कि ऐसा कौन सा विकास है जो कांग्रेस ने 5वें ही साल में किया। लेकिन अभी सवाल उनके सामने
वैसे ही मुंह बाए खड़ा है कि ऐसा भी कौन सा विकास था जो आपने लास्ट के 6-4-2 महीने में किया, और यहां तक कि कई जगह तो आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले ही विकास हुआ। जाहिर है उसको लेकर सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी वो करी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए इस तरह के अनर्गल और अभद्र शब्दों में लगाए गए नारे और टिप्पणियां निश्चित रूप से निंदनीय हैं। और मामला मुख्यमंत्री की ही पत्नी का क्यों, ये किसी भी महिला के लिए इस तरह की टिप्पणियां शोभनीय नहीं है। ये नारे लगाने वाले की संस्कृति को भी दर्शाती हैं, उसके संस्कारों को भी दर्शाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से छूट गई तो फिर मामला बिगड़ जाता है, और बिगड़ा। बीजेपी अब इसको कैसे समेटती है देखना होगा। लेकिन जो बीजेपी पूरे जोश शोश से विरोध में लगी थी, अब आज उसके विरोध कहीं नहीं दिखे। इक्का दुक्का दिखे होंगे, लेकिन आज कांग्रेस थी, फील्ड में उतरी हुई थी और वो इस मसले पर विरोध कर रही थी। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी बीजेपी के किसी बड़े नेता ने माफी नहीं मांगी है। इतना जरूर है कि जो सीधे तौर पर फंस रहे हैं, विक्रम ठाकुर, उन्होंने जो है खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस नारे से किनारे करते हुए कहा है, एक वीडियो जारी करके कहा है कि सीएम सुखू की ससुराल उनके विधानसभा क्षेत्र के नलसुहा गांव में है, इस नाते उनकी पत्नी हमारी बहन है। रैली में यदि किसी ने विवादित नारा लगाया तो बीजेपी को इसका खेद है। हम कतई ऐसे नारों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता में 2 एसडीएम ऑफिस बंद करने को लेकर काफी आक्रोश था, लेकिन था, और उसमें उस प्रदर्शन में जो है कोई एक इस तरह का गलत नारा लग गया। इसलिए अगर किसी ने आपत्तिजनक नारा लगाया है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और वही जो है उन्होंने इस तरह से जो है पल्ला झाड़ लिया इस पूरे मामले से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी भी मामले पे आक्रोश हो सरकार के खिलाफ, लेकिन नेताओं की पत्नियों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना कहां की नफासत है, कहां का नियम है जी। ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या में बीजेपी घिर गई है। फिलहाल एक और समस्या प्रदेश के सामने आई थी, वो आई थी कि जेओआईटी का पेपर लीक होने के बाद जो कर्मचारी चयन आयोग था हमीरपुर में, उसको ऊपर बहुत से आक्षेप, इफ्स एंड बट्स लग रहे थे। आज सरकार ने भ्रष्टाचार के इन मामलों को देखते हुए इस पूरे के पूरे चयन आयोग का कामकाज फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और उसे एक ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के हवाले कर दिया गया है। अभी कर्मचारी चयन आयोग के जो अधिकारी थे, खासतौर से जो उसके सचिव थे और उप सचिव थे, उनको जो है वापस बुला लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये दोपहर को हमने बताई थी। और हमीरपुर के एडीसी को अब इसका जो है अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। और सरकार की जो नोटिफिकेशन है वो कहती है कि विवादों की वजह से लोगों के बीच इसकी साख को बट्टा लगा है। अब आयोग के पूरे स्टाफ की स्थिति ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पास है और वो आगे सरकार के निर्देशानुसार काम करेंगे। जबकि सचिव और उप सचिव दोनों को शिमला में पर्सनल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सचिव जो हैं वो पिछले 8 साल से यहाँ थे, लगातार 8 साल से थे। इसी बीच में सरकार ने अब पूरे मामले में तह तक जाने के लिए एसआईटी गठित कर दी है। ये एसआईटी डीआईजी रैंक के अधिकारी शिव कुमार की अध्यक्षता में बनी है, जिसमें 3 अन्य एसपी रैंक के अधिकारी शामिल किए गए हैं और ये है राहुल नाथ, अंजुम आरा और बलबीर कुमार। इसके अलावा 4 एडिशनल एसपी और 3 डिप्टी एसपी भी इसमें एसआईटी में मेंबर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर इंस्पेक्टर स्तर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की भी ये टीम मदद लेगी। अलग से एक तकनीकी टीम भी गठित की है जो पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। अब पटाक्षेप में एक बड़ी दिलचस्प बात आ रही है कि बहुत सी बड़ी मछलियों पर गाज गिर सकती है। अब क्या ये बड़ी मछलियां वहां काम कर रहे अधिकारी होंगे या उनके तार कहीं आगे जुड़े होंगे, क्योंकि यह तय लग रहा है कि महिला अकेले इस पूरे रैकेट को नहीं चला रही थी। उनके घर से 2 और पेपर जो बाद में होने थे, अभी आगे जाकर होने थे, उनकी भी फोटोकॉपीज मिली है। ऐसे में ये अब एक बड़ा रैकेट और संगठित रैकेट नजर आ रहा है और यही वजह है कि एसआईटी गठित करके मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन के भीतर इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये गिरफ्तारियां किसकी होंगी? क्या वहां काम कर रहे बड़े अधिकारियों की होंगी या कुछ और लोगों की? उम्मीद की जा रही है कि बड़ी मछलियां और खासतौर से मगरमच्छों तक भी हाथ जाएगा और जो 3 सदस्य हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनको लेकर भी अब
संशय है। हालांकि जो सस्पेंशन ऑर्डर हैं बोर्ड के कामकाज के, चयन आयोग के कामकाज के, उनमें उनको लेकर कुछ नहीं लिखा गया है, चेयरमैन और बाकी सदस्यों को लेकर कुछ नहीं लिखा गया है। संभवतः ये उन पर छोड़ दिया गया है कि अब वो क्या करते हैं, क्या वो नैतिक आधार पर स्वयं ही अपना पद छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी तैनाती विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल आधार पर ही हुई है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकल आधार पर थे, दो जो प्रशासनिक अफसर थे उनको सरकार ने अपने पास बुला लिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि वो क्या करते हैं, खासतौर से जिनको अभी हाल ही में शपथ दिलाई गई है वो क्या करते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। और अगले 2 दिन के भीतर कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि सरकार अब हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी दबिश दे सकती है, क्योंकि वहां पे भी भर्तियों में अनियमितता के लगातार आरोप लगते रहे हैं। और कुछ लोगों ने इस प्रकरण के बाद, जब से ये अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस को, खासतौर से विजिलेंस विभाग को सबूत भी भेजे हैं कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्तियों में किस तरह से धांधलियां हुई हैं। तो जाहिर है कि अब जो डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, और न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे, यानी जो दोषी होंगे वो सारे अब नपेंगे एक एक करके। लेकिन थोड़ा सा इंतजार इसमें करना होगा। माना जा रहा है कि पहले कर्मचारी चयन आयोग के मामले को निपटाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इसको बंद कर दिया गया। बंद नहीं किया गया, इसके कामकाज पे फिलहाल रोक लगाई है, इसके कामकाज को सस्पेंड कर दिया। ये जो भर्तियों की प्रक्रिया ये चलाता है उसको फिलहाल रोक दिया गया। भर्तियां होंगी, ये बोर्ड भी, ये आयोग भी यही रहेगा, लेकिन सफाई जरूरी है। कुआं अगर गंदा हो जाए तो उसका पानी आप नहीं पी सकते, पिएंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। यही दिक्कत आ रही थी। कुछ लोग पेपर बेचकर पैसे कमा रहे थे, कुछ लोग पेपर खरीद कर, जो पैसे वाले थे वो पेपर खरीद कर नौकरी पा रहे थे, लेकिन जो गरीब का बच्चा था वो पढ़कर भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पैसे वालों ने बेईमानों के साथ मिलकर चक्कर चल दिया था और पेपर खरीद लिया था। ऐसे में आपका बच्चा 70 नंबर लेकर भी रह जाता है, और जो 2 दिन पहले 4 लाख देकर पेपर खरीदता है वो 80 नंबर लेकर जो है वो पास हो जाता है। इसलिए इसकी सफाई अब जरूरी है, और उस सफाई में सरकार लग गई है। भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे के रूप में ये आयोग उभरा है, और अब सरकार चाहती है कि पहले इस पूरे मामले को निपटा लिया जाए, तभी जो है वो इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसी बीच में अब एक नियुक्ति भी हुई है। 2 प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी जा रहे हैं, आईएएस रजनीश और सुभाषिष पांडा, ये दिल्ली जा रहे हैं। और उधर आईएएस अभिषेक जैन ये वापिस आए हैं, और इनको जो है एजुकेशन का सेक्रेटरी लगाया गया है, टेक्निकल एजुकेशन का भी और शिक्षा विभाग का भी, जिनको जो है सचिव लगाया गया है। ये अभी अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, और 2002 बैच के जो हैं ये ऑफिसर हैं। इनको शिक्षा सचिव और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्रेटरी है वो लगाया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। जयराम ठाकुर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए आज सरकार ने, या यूं कह लीजिए कि विधानसभा ने जो है अधिसूचना जारी कर दी है। उनको गत रोज ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था, और जो यहां की प्रक्रिया है उसके मुताबिक अगर 20 से ज्यादा एमएलए विपक्ष के हैं तो फिर विपक्षी जो विधायक दल का नेता है उसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना पड़ता है। एक तरह से ये कैबिनेट रैंक के बराबर होता है, और वही सहूलतें मिलती है जो कैबिनेट मंत्री को मिलती है, यानी उनको सरकारी गाड़ी, खैर वो तो उनको पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी मिलती। तो बाकी चीजें नहीं, सिर्फ मुझे लगता है कि बाकी चीजें तो उनको वैसे ही मिलेंगी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते। तो ये जो दर्जा था वो उनको दे दिया है। अब बात करते हैं रामलाल ठाकुर की उस याचिका की जो उन्होंने चुनाव में अपनी हार के बाद लगाई है। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसके लिए अब 30 दिसंबर की जो है अगली सुनवाई निर्धारित कर गई है। याचिकाकर्ता ने पोस्टल बैलेट की मतगणना में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। आज इस मामले की सुनवाई होनी थी माननीय न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में, लेकिन वो किसी कारणवश अवकाश पर थे और अब उस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही। अब ये 30 तारीख इसके लिए निर्धारित की गई है, और ये चुनाव अधिनियम के तहत चुनावी याचिका दायर की गई है। और आपको बता दें कि रामलाल ठाकुर 171 मतों से चुनाव हार गए थे, और उन्होंने उसके बाद चुनाव अधिकारी पर अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाते हुए उसे भी प्रतिवादी बनाया। उन्होंने दलील दी है कि
मतगणना तक 2816 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए थे। इनमें से 341 बैलेट बिना किसी याचिकाकर्ता के एजेंट को बताए ही अमान्य घोषित कर दी गई और उसके बाद भी 2475 बैलेट की मतगणना के दौरान चुनाव अधिकारी ने 14 वोट और रद्द कर दिए थे। पोस्टल बैलेट का मामला है, याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिद्वंदी रणधीर शर्मा, जो कि चुनाव जीते हैं 171 वोटों से, उनको भाग सिंह, दीपक कुमार, नरेंद्र सिंह, चुनाव आयोग सहित अन्य जो चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक थे उनको भी प्रतिवादी बनाया है। तो ये केस अब इंटरेस्टिंग है, इसको देखना होगा। हालांकि कितनी जल्दी होता है कितनी नहीं ये देखना होगा जी हमें, लेकिन है। उधर मौसम ने भी करवट बदली। नए साल का जश्न हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे शुरू हो गया है और आज मौसम ने करवट बदली। मनाली के ऊपरी एरिया में, खासतौर से अटल टनल के गेट के आसपास हल्की सी बर्फबारी हुई है। लाहौल वाले एरिया में थोड़ी ज्यादा बर्फबारी है। इसके चलते वहां से टूरिस्ट को जो है इवैक्यूएट करने के लिए भी सलाह दी जा रही है कि आप अदरवाइज फंस जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो वापस मनाली लौट जाएं। 4 बजे के बाद इनफैक्ट सोलंग नाला से आगे किसी टूरिस्ट व्हीकल को नहीं जाने दिया, क्योंकि साउथ पोर्टल के जो द्वार था अटल टनल का, वहीं पे बर्फबारी शुरू हो गई थी। तो नॉर्थ पोर्टल में हाइट उसकी और बढ़ जाती है, तो वहां बर्फबारी ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में उधर से तो लोगों को मनाली आने दिया जा रहा था, लेकिन मनाली वाली साइड से लोगों को अटल टनल की ओर को नहीं जाने दिया गया है। और 2 दिन के भीतर, वैसे पिछले 48 घंटे का अगर मैं डाटा दूं मेरे सामने है, तो कुल मिलाकर जो है 1 लाख से अधिक वाहन 2 दिन के भीतर जो है वो अटल टनल के आर पार हुए। ये आलम है टूरिस्ट का। और माफ कीजिएगा, 1 लाख नहीं, 1 लाख तो टूरिस्ट आए मनाली में, 30,000 वाहन जो है आर पार हुए पिछले 2 दिन में। 48 घंटे में 30,000 वाहन जो है अटल टनल के आर पार हुए हैं और 1 लाख टूरिस्ट इस समय मनाली में है। मनाली के पूरे माल रोड को एक तरह से डांसिंग फ्लोर में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन की ओर से वहां डीजे का इंतजाम किया गया ताकि लोग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग ना करें और एक सेंट्रल डीजे की धुनों पर नाचें। शिमला में भी इसी तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। पुलिस ने बाकायदा अपनी फोर्स को जो है तैनात किया है और ये ताकि जरूर दी गई है कि पर्यटकों को जो है कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पर्यटकों से भी आग्रह किया गया है कि बिना मतलब का हुड़दंग जो है वो ना मचाएं, अन्यथा उनका जो नए साल का जश्न है उसमें दिक्कत आ सकती है। पता लगे कि होटल या सैरगाह के स्थान पर उनको हवालात में नए साल का जश्न मनाना पड़ गया। अभी लंबा जश्न चलेगा कोविड के बाद। इनफैक्ट देखा जाए तो टेक्निकली ये पहला न्यू ईयर एंड है जिस पे इस तरह के जश्न जो है तमाम पर्यटन स्थलों पे होंगे। पिछली बार जब थे तो डर डर के थे, अभी थोड़ा खुला है मामला। हालांकि इतना भी नहीं खुला है, कोविड को लेकर एक बार फिर से अलर्ट है दुनिया में और उस अलर्ट की भी हम बात कर लेते हैं। देश में आज 227 नए केस आए। इस समय देश में 3,424 एक्टिव केस हैं और कुल अब तक जो है 4,46,00,000 केसेज जो है वो आ चुके हैं। 5,31,000 मौतें हो चुकी हैं। ये कोविड का डाटा देश का आज का था। लेकिन एक बड़ी खबर जो है वो ये है कि महामहिम तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए 11 विदेशियों को जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। वैसे 15 विदेशियों को पाया गया, लेकिन 11 वो उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। इनमें से बिहार के गया एयरपोर्ट पर जो है इनको स्पॉट किया गया है। थाईलैंड से 9, म्यांमार का 1 और इंग्लैंड का 1 यात्री जो है ये इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी म्यांमार से आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो कुल मिला के 15 विदेशी आज पॉजिटिव पाए गए हैं और 2% यात्रियों की हालांकि अभी जांच हो रही है रैंडम सैंपलिंग के आधार पर। 2% की, अगर ज्यादा की करेंगे तो ये संख्या कहीं बढ़ भी सकती है। हालांकि एक कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, ये दोनों भारतीय हैं। और ये जो म्यांमार वाला मामला है ये तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का एक कार्यक्रम होना है गया में, उसमें शामिल होने के लिए आए थे। जो 11 इनमें से पॉजिटिव पाए गए, जो म्यांमार वाले, और एक जो मैंने आपको दूसरा बताया ब्रिटेन का, और एक जो है थाईलैंड के 9 और म्यांमार और ब्रिटेन के जो 1 थे। ये 11 लोग जो है वहां आए थे कार्यक्रम में। उधर कल बड़े पैमाने पर देश में कोविड को लेकर एक मॉक ड्रिल होगी। सभी राज्य इसको मॉक ड्रिल को में हिस्सा लेंगे और इस मॉक ड्रिल में जो अस्पतालों की पुरानी व्यवस्था थी वो कितनी सही है, कितना काम कर रही है, इसको जांचा जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो है सेंटर ने राज्यों को निर्देश दिए हैं और सभी राज्यों में एक साथ होगी ताकि हॉस्पिटल जो है उनमें ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, क्या ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं है, और वेंटिलेटर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जो है ये देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आज 2 लोग रिपोर्ट हुए हैं, पॉजिटिव आए हैं। दोनों कांगड़ा में पॉजिटिव आए हैं, 1 रिकवर हुआ है। कुल मिला के हमारे पास अभी 31 एक्टिव केसेस हैं। आज 992 लोगों के टेस्ट हुए हैं,
जिसमें से 260 जो है वो रैट और 260 RT-PCR और 730 जो है रैट हुए हैं, 2 ट्रू नॉट पे हुए हैं। तो ये आंकड़ा है। लंबे अरसे से यहाँ शांति है, 0.1% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है। ये बढ़े नहीं, इसकी जिम्मेदारी हमको भी रखनी होगी। टूरिस्ट सीजन में थोड़ा दिक्कतें आ जाती है, कई बार इस तरह से संक्रमण के चांसेस रहते हैं, तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस वक्त की बड़ी खबरें यही कि कर्मचारी चयन आयोग को जो काम काज था उसको सस्पेंड कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई है और एक SIT जो है उसकी जांच के लिए बनाई गई है, जिसमें IPS लेवल के 4 अफसर हैं, एक DIG लेवल के हैं, 3 SP लेवल के हैं, एडिशनल SP लेवल के अधिकारी हैं उसमें, और DSP लेवल के भी अधिकारी हैं। 2 दिन के भीतर कोई बड़ा धमाका हमें देखने को मिल सकता है। राणा जी, हमने ऊना के मामले को अलग से रिपोर्ट किया था, जो PGI से एक डेड बॉडी आई थी लड़की की, उसका जो है मामला हुआ था, तो वो भी जांच का विषय है, उसको हमने रिपोर्ट किया था बकायदा अलग से जी। प्रिंस ENS जी, अजय शर्मा जी, चंबा वालों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए जी। अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप डेली जुड़ते हैं जी। राणा जी, आपको ऊना के मामले का जवाब मिल गया होगा। जय सिंह जी भी देख रहे हैं। सतीश जी, नहीं 100% टेस्ट तो नहीं होंगे जी, रैंडम आधार पर ही होंगे सतीश जी, क्योंकि अभी इतना खतरा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आज भी कुछ ज़्यादा केसेस नहीं है भारत के, और 3424 टोटल एक्टिव केसेस इंडिया के, तो इस तरह से है। तो ये मामला जो है इस तरह से नहीं करने वाला मामला है कि चिंता आपको नहीं करनी है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, पैनिक नहीं होना है। हाँ मोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने भी कटवाने हैं, वहीं आ जाइए। नहीं राणा राकेश जी, मैं समय नहीं बदल पाऊंगा, आप रजाई में बैठ कर सुन लीजिए करें, आपको जरूरी तो है नहीं, आपके मुट्ठी में मोबाइल है। दरअसल इससे अधिक जल्दी अगर हम करेंगे तो कुछ खबरें छूट जाती हैं, क्योंकि लेट डेवलप होती है। मंत्रिमंडल कुकी राजेश जी, अभी सेशन के बाद ही बनेगा जी, मंत्रिमंडल सेशन के बाद ही बनेगा जी। अजय शर्मा जी, चंबा वालों, थैंक यू वेरी मच। बिमल पंवर जी, बिमल पंवर सीनू, थैंक यू वेरी मच। पुष्प शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि जयराम ठाकुर ने विक्रम ठाकुर का नाम लिया था कि नहीं लिया था जी। संजय वर्मा जी, नमस्ते। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, OPS की कोई खबर नहीं है जी, OPS मिल जाएगी, सरकार ने कहा है, और उस पर जो है सरकार लगी हुई है। बाकी स्पेकुलेट करना है तो वो उसका हमें कोई लगता नहीं कि उसका तुक है कि हम तुक्के मारेंगे, जब यहाँ पहुंच गई फाइल वहां पहुंच गई, वो फिर जो पहुंचा रहे हैं आप उनको सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन OPS की घोषणा होगी और इसमें सरकार जो है वर्कआउट कर रही है। NSDL में जो पैसे जाता है उसकी किस्त रोक दी गई है। सुभाष नड्डा जी, भूपेंद्र शर्मा जी, नहीं आजकल मॉर्निंग बंद है जी, मॉर्निंग बंद है जी, क्योंकि टूरिंग ज़्यादा है। अरुण ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। अभद्र टिप्पणी प्रेम प्रकाश कौशिक जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि वहाँ नारेबाजी हो रही थी, कार्यकर्ताओं ने इस तरह की लगाई, कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करी, नारेबाजी करी, अभद्र नारेबाजी करी, जो शोभा नहीं देती है जी। अश्विनी कुमार जी, आपको भी जय बाबे दी। अक्षय वर्मा जी, जय हिंद। अजय कुमार चौधरी जी, शुक्रिया देखने के लिए, काइंडली शेयर कर दीजिएगा। मनोज धीमान जी, थैंक यू वेरी मच, जय जय। अनुपम उपाध्याय, गुड नाइट, कैसे हैं आप? निर्मला दीवान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर कर दीजिएगा जी। देखिए फिलहाल जो भी सुभाष ठाकुर जी, फिलहाल जो भी टेस्ट अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेने थे वो सारे के सारे जो हैं वो अभी होल्ड हैं, अभी नहीं होंगे। नशा एक जगह की नहीं जी, सब जगह की प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि उसके लिए बड़े स्तर पे काम करना होगा, खात्मा उसका तभी होगा जी। JOIT 817 का मामला तो जो है सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे नहीं लगता कि उसमें इस एंगल से जो नया एंगल जुड़ा है उससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, जैसे माननीय अदालत कहेगी वैसे कर देंगे। विद्यासागर डोगरा जी, राघव सूद जी, मैं समझा नहीं जी कि ग्रामीण के MLA विक्रमादित्य को किस बात के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए,
कुछ मामला मेरे ध्यान में है नहीं इस तरह का। अगर कोई इस तरह की बात होगी जिस पे माफ़ी मांगनी चाहिए तो सबको ही मांगनी चाहिए। मोहिंदर सिंह खत्री जी, बड़का जी शिमला कब आ रहे हैं? अब देखिए आप कब बुलाते हैं तब आएंगे। प्रियंका राणा जी, निर्मला दीवान जी, अरुण जोशी जी, मास्टर प्रकाश दास जी, वीरेंद्र शर्मा जी, अश्विनी शर्मा जी, राकेश कुमार जी, राज चत्रा राजटू जी, थैंक यू संजय शर्मा जी, विनोद मीना शर्मा जी, मोहित ठाकुर जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सबका। शुभ रात्रि सबको। यशपाल जी, आपका भी स्वागत है।